राजस्थान की जलवायु दशाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान और वर्षा की चरम सीमाओं से युक्त हैं। राज्य की जलवायु उष्ण शुष्क प्रकार की है। राज्य में वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ती जाती है। राज्य की जलवायु उष्ण आर्द्र प्रकार की है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें 1 नंबर वाला कथन है वही सत्य है, बाकी सभी असत्य है। यहाँ पर दिया हुआ है कि राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान और वर्षा की चरम सीमाओं से युक्त हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि राजस्थान में तापमान भी बहुत ही चरम पर होता है और वर्षा भी चरम सीमाओं से युक्त है। यानी कि राजस्थान में कभी कभार तो वर्षा होती ही नहीं है, 1-2 साल लगातार अकाल के ऊपर अकाल पड़ते जाते हैं, सूखे की स्थिति, अकाल की स्थिति रहती है। लेकिन कभी कभार ऐसी स्थिति आती है कि झमाझम बारिश होती है और बाढ़ के हालात हो जाते हैं, बारिश रुकने का भी नाम नहीं ले रही होती है। तो ये दोनों जो कथन है ये बिल्कुल सत्य है। वर्षा भी चरम सीमाओं से युक्त है और तापमान की दशाएं भी चरम सीमाओं से युक्त है। अगर जून जुलाई में देखा जाए तो पश्चिमी राजस्थान, जैसलमेर, चूरू, बीकानेर इत्यादि जिलों में तापमान लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड से क्रॉस हो जाता है। ठीक है, तो तापमान और वर्षा की चरम सीमाओं से राजस्थान की जलवायु युक्त है। बाकी यहाँ पर दिया हुआ है कि राज्य की जलवायु उष्ण शुष्क प्रकार की है। तो ये गलत है बिल्कुल। राजस्थान की जलवायु उपोष्ण प्रकार की है, ना कि उष्ण शुष्क है। उपोष्ण प्रकार की किस प्रकार से है मैं आपको एक बार पहले भी बता चुका हूँ। राजस्थान का जो ये भाग है यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है और कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का नाम ही कर्क रेखा है। ठीक है, तो अगर पूरे ग्लोब की बात करें तो यहाँ पर इसके मध्य से 0 डिग्री भूमध्य रेखा गुजरती है। 0 डिग्री भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर ये जो एरिया है ये उष्ण कटिबंध प्रकार का एरिया है। यानी कि यहाँ की जलवायु है वो उष्ण रहती है, क्योंकि सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है और उसका जो प्रभाव है वो इस 23.5 डिग्री यानी कि कर्क रेखा तक स्पष्ट रूप से रहता है। इसलिए यहाँ की जलवायु है वो उष्ण प्रकार की है। इसके बाद में जब 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जब हम आते हैं, हम उत्तरी अक्षांश की अब बात करेंगे, क्योंकि राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित है। तो दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में वैसे स्थितियां सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पर 23.5 डिग्री है कर्क रेखा, इससे लगाकर यहाँ पर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, जिसे आर्कटिक वृत्त के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है ये उत्तरी ध्रुव के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ये जो भूमध्य रेखा से 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश या कर्क रेखा तक का जो भाग है ये उष्ण कटिबंध वाला है। उसके बाद में 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के मध्य का जो भाग है ये पूरा का पूरा क्षेत्र उपोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। और आर्कटिक वृत्त से उत्तरी ध्रुव का जो भाग है ये शीतोष्ण कटिबंध या शीत कटिबंध के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो राजस्थान का जो अधिकतर क्षेत्र है वो इस कर्क रेखा के उत्तर में ही स्थित है, क्योंकि कर्क रेखा डूंगरपुर और बांसवाड़ा यहाँ से गुजरती है और राजस्थान का जो अधिकांश भाग है वो इससे उत्तर में है। तो कर्क रेखा के उत्तर में किस प्रकार की जलवायु होगी? उपोष्ण कटिबंध की जलवायु होगी, उपोष्ण कटिबंध। तो आप इस कटिबंध को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे अब। और राजस्थान का जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के जो कर्क रेखा के दक्षिण का भाग है ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। तो अगर आपको क्वेश्चन भी पूछा जाए कि राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है, तो राजस्थान की जलवायु उपोष्ण प्रकार की है। अगले ऑप्शन में दिया है राजस्थान में वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ती जाती है। तो ये बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि राजस्थान में जो वर्षा की मात्रा है वो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ती जाती है, न कि दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। ठीक है,
और इसमें भी जलवायु की बात की गई है उष्ण आर्द्र प्रकार की। तो राजस्थान में उष्ण आर्द्र नहीं है, उपोष्ण प्रकार की जलवायु है, उप उष्ण। उप उष्ण, उपोष्ण उप और उष्ण से मिलकर बना है। उप का मतलब होता है समीप, यानी कि उष्ण के जो समीप है वो ही उपोष्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इंदिरा लिफ्ट परियोजना सवाई माधोपुर, जाखम परियोजना प्रतापगढ़, भीमसागर परियोजना बारां और सावन भादो कोटा। तो यहाँ पर 3 नंबर विकल्प है, ये हमारा सही उत्तर है, क्योंकि भीमसागर परियोजना बारां जिले में स्थित नहीं है बल्कि ये झालावाड़ जिले में स्थित है। भीमसागर, छापी, चोली ये परियोजना झालावाड़ जिले में है और इंदिरा लिफ्ट परियोजना है ये सवाई माधोपुर में है, जबकि इंदिरा गांधी नहर परियोजना है ये पश्चिमी राजस्थान में है। इंदिरा लिफ्ट परियोजना के अलावा सवाई माधोपुर में कौन सी परियोजना है तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। एक तो है मोरेल परियोजना जो मोरेल नदी पर है और एक है मोरा सागर परियोजना। ये 2 मध्यम स्तर की सिंचाई परियोजना है, ये भी सवाई माधोपुर में ही स्थित है। बारां की बात करें तो बारां के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। बारां जिले में परवन सिंचाई परियोजना, बेंथली सिंचाई परियोजना और विलास सिंचाई परियोजना, ये 3 सिंचाई परियोजना बारां जिले में स्थित हैं। राजस्थान में शुष्क सागवान के वृक्षारोपण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त जिले हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर राजस्थान के शुष्क सागवान वृक्षारोपण हेतु सर्वोपयुक्त जिले हैं। ठीक है, और राजस्थान के जितने भी जो उष्ण कटिबंधीय शुष्क सागवान प्रकार के वन है वो सभी वांगड़ प्रदेश में ही पाए जाते हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, इसके अलावा कोटा और झालावाड़ में भी इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इन वनों के लिए 75 से 110 सेंटीमीटर वर्षा की औसत वर्षा की जरूरत होती है और ये राजस्थान के कुल वनों के लगभग इसका 7% है। यानी कि राजस्थान के कुल वनों में शुष्क सागवान प्रकार के वनों का हिस्सा 7% है और राजस्थान में सबसे कम वन है वो उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन प्रकार के पाए जाते हैं, जो राजस्थान के कुल वनों का 1% है और ये केवल माउंट आबू में पाए जाते हैं। ठीक है, और इस जो शुष्क सागवान प्रकार के वन है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क सागवान प्रकार के वन है, इसमें कौन कौन से वृक्ष आते हैं ये भी पूछा जा सकता है। तो इसकी मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। GMT, गूलर, महुआ और तेंदू, इसके अलावा सागवान। तो सागवान तो नाम है ही उष्ण कटिबंधीय सागवान वन, जिसमें GMT यानी कि गूलर, महुआ, तेंदू और सागवान, ये वन उष्ण कटिबंधीय शुष्क सागवान वनों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय सदाहरित, उष्ण कटिबंधीय कंटीली, उपोष्ण कटिबंधीय सदाहरित, शुष्क एवं अर्ध शुष्क पर्णपाती। तो राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय सदाहरित प्रकार की वनस्पति है वो नहीं पाई जाती है, बल्कि उपोष्ण कटिबंधीय सदाहरित प्रकार की वनस्पति है वो पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर उपोष्ण कटिबंध नाम आएगा। उपोष्ण कटिबंधीय सदाहरित या सदाबहार वन राजस्थान में पाए जाते हैं, न कि उष्ण कटिबंधीय सदाहरित। अब बाकी उष्ण कटिबंधीय मरुस्थली, उपोष्ण कटिबंधीय सदाहरित और शुष्क एवं अर्ध शुष्क पर्णपाती प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। राजस्थान में वनों के वर्गीकरण को देखा जाए तो राजस्थान में कुल 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ये राजस्थान के 1% भूभाग पर पाए जाते हैं। 2 नंबर पर है उष्ण कटिबंधीय सागवान वन, ये राजस्थान के कुल क्षेत्र के 7% भूभाग पर। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी या पतझड़ वन, ये 28%। उष्ण कटिबंधीय धोकड़ा वनस्पति, ये 58%, सबसे ज्यादा धोकड़ा प्रकार के वनस्पति पाई जाती है। और उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय या कंटीली वनस्पति जो कि 6% क्षेत्र पर पाई जाती है। ठीक है, तो ये है राजस्थान के वनों का वर्गीकरण जो 5 भागों में किया गया है। ठीक है,
बाकी आप यहाँ पर वर्षा की मात्रा, इसका विस्तार और इसमें कौन कौन से वृक्ष हैं वो देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं। तो लिग्नाइट कोयला से संबंधित ये क्वेश्चन लगभग प्रत्येक पेपर में पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जा रहा है। तो लिग्नाइट कोयला बरसिंगसर, कपूरडी और मेड़ता यहाँ पर मुख्यतः पाया जाता है। और लिग्नाइट कोयले के बारे में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे मैं आपको प्रीवियस पेपरों में बता चुका हूँ। नेक्स्ट, राजस्थान में प्रथम योजना काल से अब तक कृषि फसलों के क्षेत्रफल में घटित निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन असत्य है? खाद्यान्नों के अंतर्गत क्षेत्रफल लगभग 14% बढ़ गया है। दालों के अंतर्गत क्षेत्रफल लगभग 3% घट गया है। तिलहन के अंतर्गत क्षेत्रफल लगभग 15% बढ़ गया है। गन्ना, ग्वार, चारा, फल, सब्जी, मसालों आदि के अंतर्गत क्षेत्रफल में लगभग कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है करेक्ट। खाद्यान्नों के अंतर्गत क्षेत्रफल लगभग 14% बढ़ गया है, ये कथन असत्य है। अगर राजस्थान के कृषि उत्पादन को 2018-19 और 19-20 की दृष्टि से देखें तो राजस्थान में 2019-20 में खाद्यान्नों का उत्पादन 249.88 लाख मीट्रिक टन होने की संभावना है और गत वर्ष यानी कि 2018-19 में 231 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्नों का उत्पादन हुआ है। यानी कि वर्तमान में जो खाद्यान्न का उत्पादन है वो पिछले साल की तुलना में लगभग 8% अधिक होने की संभावना है। इसके अलावा दलहन और तिलहन की बात करें तो 2018-19 की तुलना में 2019-20 में दलहन में लगभग 6.5% की कमी दर्ज की गई है। तिलहन में भी 2018-19 की तुलना में 2019-20 में लगभग 14% की कमी दर्ज की गई है। ठीक है। बाकी गन्ने के उत्पादन में देखा जाए तो गन्ना में भी लगभग 44% की कमी दर्शाई गई है, लेकिन कपास में 2019-20 में लगभग 31.5% की वृद्धि को दर्शाता है। तो ये मोटे तौर पर आपको याद रखना है कि कौन से कृषि सेक्टर में वृद्धि हुई है और कौन से कृषि सेक्टर में कमी को दर्शाता है। ये राजस्थान में फसलों का वर्गीकरण है। यहाँ पर उत्पादन दिया हुआ है 2018-19 का, 2017-18 का, तो इन्हें भी आप मोटे तौर पर ध्यान में रखें। नेक्स्ट, वर्ष 2007 की पशु गणना के अनुसार राजस्थान में पशुओं की संख्या कितनी थी? तो वर्ष 2007 में राजस्थान में पशुओं की संख्या 566 लाख थी। ठीक है। वर्ष 2007 में कौन सी पशु गणना हुई थी? तो वर्ष 2007 में 18वीं पशु गणना हुई थी। 2012 में 19वीं पशु गणना और 2017 में 20वीं पशु गणना होनी थी, लेकिन 2 साल लेट होकर 2019 में 20वीं पशु जनगणना हुई थी। 20वीं पशु जनगणना के अनुसार राजस्थान में पशुओं की संख्या को देखा जाए 568 लाख पशुधन है। 2007 में 566 लाख थे, 2012 में बढ़कर 577 लाख हुए और 2019 में पुनः घटकर 568 लाख हो गए। तो अगर आपको पूछा जाए कि पशु जनगणना रिपोर्ट 2012 की तुलना में 2019 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में पशुओं की संख्या में वृद्धि हुई है या फिर कमी, तो इसमें कमी हुई है। और ये कमी कितने प्रतिशत की है? तो ये कमी 1.66% की है। और राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो ऑल ओवर इंडिया में पशुधन की संख्या में लगभग 4.6% की वृद्धि हुई है, लेकिन राजस्थान में 1.66% की कमी हुई है। और जो 20वीं पशु जनगणना है ये देश की पहली डिजिटल पशु जनगणना रिपोर्ट है, जो 16 अक्टूबर 2019 को इसके आंकड़े जारी हुए थे। इस पूरी रिपोर्ट के बारे में अगर आप जानना चाहें डिटेल से तो एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, उसे आप देख सकते हैं, हमारे चैनल पर मिल जाएगा। वर्तमान में राजस्थान में जल की कौन सी समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है? तो ये क्वेश्चन भी मोस्टली रिपीटेड है, पुराने सभी पेपरों में लगभग पूछा गया है। 2016 के जितने भी पेपर थे उनमें घुमा फिरा कर यही क्वेश्चन पूछा है। तो वर्तमान में राजस्थान में डार्क और ग्रे जोन की बढ़ती हुई समस्या
विकराल रूप धारण कर रही है। 1 नंबर इसमें करेक्ट आंसर है। पिछले पेपरों में हमने एक क्वेश्चन देखा था। क्वेश्चन था कि राजस्थान के ऐसे कितने वाटर ब्लॉक्स हैं जो क्रिटिकली डार्क और ग्रे जोन के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। तो आपको उस प्रश्न का सही उत्तर क्या है वो कमेंट बॉक्स में बताना है कि राजस्थान के ऐसे कितने वाटर ब्लॉक हैं जो अंध और धूसर क्षेत्रों में जिसे इंक्लूड किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर के बारे में। तो इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर का क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हो रहा है। हमने कई बार ये क्वेश्चन है वो देखा है। लिफ्ट नहर और लाभान्वित जिले दिए हुए हैं। जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर, इस लिफ्ट नहर से कौन से जिले लाभान्वित हो रहे हैं? तो जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर से जोधपुर और जैसलमेर जिले लाभान्वित हो रहे हैं। 1 में सी, तो 1 में सी 1 नंबर में है और 3 नंबर वाले में है। नेक्स्ट है चौधरी कुंभाराम। तो चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर के माध्यम से हनुमानगढ़ और चूरू जिलों में सिंचाई की जाती है। तो 1 में सी और 2 में डी, 3 नंबर वाले ऑप्शन में है। तो हमारा उत्तर यहाँ से निकल आता है। बाकी पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर है, ये बीकानेर और नागौर जिले लाभान्वित होते हैं। डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर से जोधपुर और बीकानेर जिले लाभान्वित होते हैं। इसके अलावा इंदिरा गांधी नहर की बात करें तो इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई 749 किलोमीटर है। ये राजस्थान में सबसे पहले हनुमानगढ़ जिले के मसीतावली हेड से राजस्थान में प्रवेश करती है और जो हरिके बैराज बांध से मसीतावली तक इसकी जो राजस्थान फीडर की लंबाई है वो 204 किलोमीटर है और मसीतावली हेड से लगाकर मोहनगढ़ तक इसकी जो मुख्य नहर है उसकी लंबाई 445 किलोमीटर है। ठीक है, इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर कुल 7 लिफ्ट नहरें हैं, 9 शाखाएं हैं, 1 बाबा रामदेव के नाम से उप शाखा है। इसके अलावा ये राजस्थान के 8 जिलों में जलापूर्ति करवाने का कार्य है वो करती है। साथ ही कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो लिफ्ट नहरें हैं जयनारायण व्यास, चौधरी कुंभाराम, इनका पुराना नाम क्या था? तो जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर का पुराना नाम था पोकरण लिफ्ट नहर। चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर का पुराना नाम था नोहर सावा लिफ्ट नहर। पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर का पुराना नाम गजनेर लिफ्ट नहर और डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर का पुराना नाम था कोलायत लिफ्ट नहर। ये भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। नेक्स्ट, राजस्थान का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर दोनों का हिस्सा है। तो राजस्थान का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर दोनों का हिस्सा है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 राजस्थान के सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, 12 जिलों से होकर गुजरता है। ठीक है, आगे राजस्थान की 13 नदी बेसिनों में कुल सतही जल की संभाव्यता कितनी है? तो राजस्थान की 13 नदी बेसिनों में सतही जल की संभाव्यता 15.86 मिलियन एकड़ फुट है। और राजस्थान की इन 13 नदी बेसिनों में कौन कौन सी नदियां शामिल की गई हैं? तो इसमें बनास, लूनी, चंबल, माही, बाणगंगा, गंभीरी, मेंगा, रूपनगढ़, साबी, सोटा, बर, साबरमती, बनास, कांतली, सूकली और दोहन, ये नदियां हैं। ये राजस्थान के 13 नदी बेसिनों में शामिल की गई नदियां हैं और इन सभी का जल ग्रहण क्षेत्र देखा जाए तो ये है 1,69,470 वर्ग किलोमीटर इसका जल ग्रहण क्षेत्र है। और इन नदियों में सबसे ज्यादा जल ग्रहण क्षेत्र की बात करें तो वो है बनास नदी का। बनास नदी का जल ग्रहण क्षेत्र राजस्थान के संपूर्ण जल ग्रहण क्षेत्र का लगभग 27.48% है। ठीक है, उसके बाद में लूनी, उसके बाद में चंबल, माही और बाणगंगा और गंभीरी। ठीक है, इस पेपर का अंतिम प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर खनिज और खनन क्षेत्रों के बारे में लिस्ट दी हुई है। तो सीसा जस्ता रामपुरा, आगुचा और राजपुरा दरीबा में होता है। तांबा
चांदमारी और खेतड़ी सिंगाना इन क्षेत्रों में होता है। बेरिलियम, बांदर सिंदरी, लो एस्क, मोरिजा बानोला, तुरहुंडेर, नाथरा की पोल यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर 1 में ए, 2 में सी, दोनों में कॉमन है, 3 में बी, तो ये 1 नंबर वाला ऑप्शन है इसमें सही उत्तर हो जाएगा। तो ये राजस्थान के महत्वपूर्ण खनिज हैं, इनके जो खनन क्षेत्र हैं इसके बारे में हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। आई होप अभी तो आपको ये सभी याद हो गए होंगे, इनके जो प्रमुख खनन क्षेत्र है और कौन से जिले में ये खनन क्षेत्र स्थित है इसके बारे में आपको पर्याप्त जानकारी रखनी है। तो दोस्तों, RSMSSB लाइब्रेरियन एग्जाम 2016 के पेपर में हमने राजस्थान जीके के सभी प्रश्नों का डिस्कस किया।